अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरापत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त दो ही तरह के लोग हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त चीखें मार रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ ठीक है। एक वो लोग हैं जो इस वक्त फायदा उठा रहे हैं, यानी पैसे बना रहे हैं, धमड़ी बना रहे हैं, माल बना रहे हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे नाज़रीन, क्राइसिस की भी एक इकोनॉमी होती है। केओस जब बर्पा किया जाता है तो उसकी भी एक फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, मॉनिटरी बेनिफिट्स होते हैं, पैसे पैसे बनाए जाते हैं। जब भी क्राइसिस आता है नाज़रीन, चंद खानदान या चंद लोग उनकी 7 पीढ़ियां बैठकर उसके बाद खाती है। ये अरबों रुपए कमाए जाते हैं, अरबों रुपए। पाकिस्तानी मीडिया का हाल देख रहे हैं नाज़रीन, बहुत सारे चिंदी चोर नाज़रीन कल तक ढाबों पर बैठे होते थे, बीड़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए दूसरों से यकीन माने 10-10 रुपए लेते थे। आज तजिया कार बनकर 8-8, 9-9, 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं। तो क्राइसिस की एक इकोनॉमी होती है। लिहाजा ये वो एक तरह के लोग हैं जो इस वक्त रोला डाल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है। अच्छा, दूसरे वो तरह के वो लोग हैं नाज़रीन जो ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं, जिनका ज़मीर मुर्दा है, जिनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, जिनके दिलों के ऊपर मोहर लग चुकी है, जो नौसरबाज हैं, जिनकी इस मुल्क के साथ हमदर्दी नहीं है, सिंपैथी नहीं है, जिन्होंने रहना नहीं है इस मुल्क के अंदर, या फिर रहना भी है तो वो सारी जिंदगी नाज़रीन उसी डब्बे के अंदर या उसी खोल के अंदर या उसी सुराख के अंदर जाकर उन्होंने रहना है, या वो वाकईतन ज़हनी तौर पर बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं। लिहाजा ये दो तरह के लोग हैं नाज़रीन जो समझ रहे हैं कि हालात बिल्कुल ठीक है। सूरत हाल ये नाज़रीन के ऑन ग्राउंड के सुहेल अफरीदी की जो जुबान है वो मज़ीद तल्ख होती जा रही है। एक खौफनाक किस्म की एक एमिनेंट लड़ाई आपको नजर आ रही है विद इन पाकिस्तान, हमारे पॉलिटिकल सर्कल में, वफाक की, मरकज की और खैबर पख्तूनख्वा की नाज़रीन, जो कि आज बड़ी वाज़ेह हो गई। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन अगले चंद घंटों में जो अनवार गवर्नमेंट है, जो कि एक जाली एक हाइब्रिड निज़ाम था वहां पर, वो गिरने वाला है। आज़ाद कश्मीर में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है नाज़रीन वो कंट्रोल नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा। एक जाली कठपुतली हुकूमत वहां पर लाकर बैठाई गई, वहां के प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करवाया गया और उसके बाद एक रिजीम चेंज वहां पर भी हुई एक तरह की, और उसके बाद से वहां का जो सियासी निज़ाम है वो कंट्रोल नहीं हो रहा और अवामी एक्शन कमेटी रौंद गई है। पूरे का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आज़ाद कश्मीर के अंदर कोलैप्स कर गया है, मलिया मेट हो गया है, वहां पर सियासी तबाही निकल गई है और अगले चंद घंटों में या एक आधे दिन में आपको खबर मिल जाएगी। अफगान बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल नाज़रीन आज हमारे बल्कि कल नाज़रीन हमारे जिले का भी, पुंछ का भी एक नौजवान शहीद हुआ है। सबके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करे, लेकिन अफगान तालिबान और इनके साथ जो मुज़ाकरात जारी है नाज़रीन, वो नजर नहीं आ रहा कि उसमें से चीजें या कुछ बेहतरीन निकलेगी। अल्लाह करे कि बेहतरीन। डिप्लोमेसी, बैठना, गुफ्तगू करना, यही मसले का हल है। लेकिन इस बार जो अफगान तालिबान की नाज़रीन जो नीयत नजर आ रही है, इनकी नीयतों के अंदर नाज़रीन इसका खोट नजर आ रहा है, इनकी बेईमानी, इनके चेहरों के ऊपर बेईमानी नजर आ रही है, जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं। और फिर हमारा जो डिप्लोमेटिक फेलियर है बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। पहले नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा चलते हैं। सुहेल अफरीदी नाज़रीन, सुहेल अफरीदी एक नया सीएम बना, वेरी गुड। आपने कॉल की, आपने टेलीफोन पर बातचीत की, वेल डन, ग्रेट। एक कबायली नौजवान नया लड़का आया, गले लगाया जाए, बैठाया जाए, साथ गुफ्तगू की जाए, उसके साथ चाय पी जाए और कहा जाए कि जनाब इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है, अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी सर उठा रही है, अफगान बॉर्डर के साथ सूरत हाल खराब हो गए हैं, इंटरनेशनली हमारा एक इस वक्त 12 एक पोजीशन मौजूद है। लिहाजा सुहेल अफरीदी साहब, लेट्स फाइंड आउट द सोल्यूशन। यानी होना तो आइडियली ये होना चाहिए था कि आप उसे गले लगाते बच्चे को, नौजवान को, यार तू सियाना बंदा है, नया बंदा है, नौजवान है, तेरा मुस्तकबिल है, लिहाजा कोई हल निकालो इस सारी सूरत हाल का ना, कोई हल निकालो। इमरान खान के लिए भी, सिस्टम के लिए भी, निजाम के लिए भी, पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालो, हल निकालो। इधर शहबाज साहब नाज़रीन उसे फोन करते हैं और फोन करके उसके बाद मीम बन रहे हैं, पूछ कर इनकम्पिटेंसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहां पर नजर आई। सुहेल अफरीदी ने नाज़रीन कहा कि मैं अवाम में जाऊंगा, खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती। वो पहले आपने 4 सदा में देखा, हल्का बोला, फिर वो आपने देखा कि जनाब वो खैबर में बोला, जो हाड़ा में वो गरजा है, वहां पर नाज़रीन 4 सदा से ज्यादा तलखी थी। वहां पर उसने बड़ा वाज़ेह ऐलान किया कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने कहा कि हमारे सरों की कोई कीमतें नहीं लगेंगी, हम डॉलर नहीं बनाने देंगे हमारी कोलेटरल डैमेज की सूरत में। अब नाज़रीन करक में उसने मजीद बड़ी वाज़ेह कर दी और उसने कहा कि मदनियात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हैं, इन पर हक सिर्फ अवाम का है और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम फैसला करेगी मदनियात के बारे में। मजीद तलखी, ये टेम्परेचर नाज़रीन यहां से जो शुरू हुआ था ये यहां तक और ये राइज कर गया है, यहां पर गया है। पहली 2 तकारीर में या इससे पहले गुफ्तगू करते हुए सुहेल अफरीदी ने DGISPR साहब का नाम नहीं लिया था। आज उसने करक के अंदर बाकायदा से मुखातिब किया है। उन्होंने कहा कि DGISPR ने एक घटिया जुबान इस्तेमाल की है। तो अब सुहेल अफरीदी ने बाकायदा से नाम लेकर मुखातिब किया है। इससे पहले सुहेल अफरीदी ये बातचीत कर रहा था कि एक शख्स आया, एक बंदा आया, उसने आकर पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बट दिस टाइम ही कैटेगोरिकली सेड DGISPR साहब ने एक सियासी घटिया जुबान वहां पर इस्तेमाल की। तो जो टेम्परेचर है नाज़रीन वो बढ़ता चला जा रहा है। सुहेल अफरीदी की आज तकरीर आप उठाकर देखिए नाज़रीन, उस तकरीर के अंदर बाकायदा से जब वो गुफ्तगू कर रहा है तो सामने लोग नारे लगा रहे हैं डी चौक, डी चौक, डी चौक, डी चौक, कि भाई डी चौक चलते हैं दोबारा से, नवंबर आने वाला है,
नवंबर ज़ाहिर है नाज़रीन तहरीकों का एक महीना है। नवंबर के अंदर तहरीकें उठती हैं, नवंबर के अंदर लोग बाहर निकलते हैं, एहतजाज होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं। लिहाजा वहां पर नादरे लगे हैं नादरीन डी चौके, और सोहेल अफरीदी ने कहा है कि जनाब जिस दिन इमरान खान कहेगा उसके बाद फिर पीछे कोई नहीं हटेगा। जुनैद अकबर साहब ने भी तकरीर किया नादरीन, बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू उन्होंने भी की है। उन्होंने कहा है कि जनाब इमरान खान 3 नस्लों का लीडर है और ये लोग अब तुम्हारे खिलाफ नफरत कब्र तक लेकर जाएंगे और ये कब्र तक अब नफरत खत्म नहीं होगी। यानी भुट्टो तो खाली एक नस्ल का लीडर था और आज तक तुम्हारे बारे में क्या गुफ्तगू और बातचीत होती है, इमरान खान 3 नस्लों का लीडर है। अगली 3 नस्लें अब तुम्हारा ताकुब करेंगे, पीछे करेंगे। फिर नादरीन वहां पर मीना खान अफरीदी ने भी यही बातचीत की, सबने यही बातचीत की कि भाई हमें अब एक दफा गो अहेड की जरूरत है और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन होंगी और उसके बाद एहतजाज होगा। नजर ये आ रहा है कि नादरीन सड़कें गर्म होने वाली है, नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान में एक दफा फिर प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है, एक दफा फिर एहतजाज शुरू होने वाला है। फेलियर नजर आता है वफाकी हुकूमत का। महसूस ये हो रहा है कि सोहेल अफरीदी को या एक सूबे को कॉर्नर किया जा रहा है जो कि हमारी एक बड़ी दागदार तारीख है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज ज्वाइंट चीफ ऑफ द स्टाफ जाकर मिले साहिर शमशाद साहब डॉक्टर यूनुस के साथ, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ जाकर मिले हैं। लेकिन नाज़रीन जब भी हम बांग्लादेश का जिक्र करते हैं हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। जब भी बांग्लादेश के साथ हमारी को बातचीत होती है, आज तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, इंडिया को मिर्चें लगी हुई हैं, जहां पर ट्रेड की बातचीत हो रही है, जहां पर दोबारा से कराची और चट्टागोंग के दरमियान में जो एक असीर रूट है उसका दोबारा से उसको ऑपरेशनल बना दिया गया है। आज कराची और ढाका की फ्लाइट्स का दोबारा से जिक्र हुआ है कि दोबारा से ऑपरेशनल किया जाए। भारतीय मीडिया को जाकर देखें वो क्या गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर भी नाज़रीन एक तलखी मौजूद है। बांग्लादेश से पहले भी कई दफा कह चुका है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज हमसे माफी मांगे। 1971 या उससे पहले की जो हमने अपने हाथों से नाज़रीन गांठें लगाई थी, आज वो हम अपने दांतों से खोल रहे हैं। और इस दौरान कितना बड़ा दहाइयों तक हमारा नुकसान हुआ कि भारतीय प्रॉक्सी हसीना वाजिद की सूरत में वहां पर आकर बैठी रही और वो भारत के करीब थी और भारत उसे मैनेज करता रहा। आज चलें हम एक बेहतर समत में जा रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन हम कितना बड़ा नुकसान कर चुके हैं। माजी में भी हमारी नाज़रीन ऐसी पॉलिसीज थी, ऐसी हमारी नाकिस पॉलिसीज थी जिनकी वजह से ये हमारे साथ सानेहा हुआ। और एक दफा फिर हम नाज़रीन एक सूबे को कॉर्नर कर रहे हैं एक ऐसे टाइम में कि जहां पर मैसिव पोलराइजेशन पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है, जहां पर एक मैंडेट चोरी हुआ है, जहां पर एक जाली गवर्नमेंट है, जहां पर एहतजाज करने वालों पर गोलियां चलाई गई हैं, जहां पर सीटीडी मावरा अदालत लोगों को मार रही है, लोगों को कत्ल कर रही है, जहां पर हार्ड स्टेट का कंसेप्ट है कि हर बंदे को डराना है, हर बंदे को धमकाना है, धमका कर, मार कर, डरा कर हमने इन्हें कंट्रोल करना है। ये तमाम तर सूरत बनी हुई है। उस दौरान में आपके सामने ये डीजीआई एसपीआर साहब का एक ट्वीट रख देता हूं और इन्होंने बाकायदे से विजुअल्स भी शेयर किए हैं और सारी कहानी इनकी इन्होंने शेयर की है और मुख्तलिफ और अकाउंट्स भी शेयर कर रहे हैं। ये लिखते हैं 24-25 अक्टूबर 2025 मूवमेंट्स ऑफ 2 लार्ज ग्रुप ऑफ द खवारिज opposite general area Ghaki, Kurram district and Spinwarm, North Waziristan district, who were trying to infiltrate through Pakistan-Afghan border were picked up by the security forces. ISPR ये कह रहे हैं कि 24-25 की तारीख को ये 25 के करीब नादरीन खवारिज थे जो 2 मुख्तलिफ अजला से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे थे। On troops effectively engaged these groups of the Khawarij as a result of the precise and the skillful engagement. 15 Khawarij, including 4 suicide bombers belonging to the Indian proxy, Fitna al-Khawarij, was sent to the hell in Spinwarm, North Waziristan district, whereas another 10 infiltrating Khawarij were killed in Ghaki, Khurram district. A large number of the weapons, ammunition and explosives were also recovered from the killed infiltrating Khawarij. तो 25 नादरीन ये जो ख्वारिज थे, 25 ये जो इंडियन प्रॉक्सी के जानवर थे, ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे थे। इनकी विजुअल्स मौजूद हैं, इनकी बाकायदा से वो ड्रोन सर्वेलेंस है नादरीन वो मौजूद है हमारे सामने। इनकी बॉडीज बाकायदा से दिखाई जा रही हैं, पिक्चर्स यहाँ पर जारी हो रही हैं। ये 25 के करीब नादरीन ख्वारिज भारतीय जानवर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे थे और ये बाकायदा से टोलियों की सूरत में पाकिस्तान के बॉर्डर से इंटर हो रहे थे, जिन्हें एंगेज किया गया और इन्हें मारा गया। दिस शोज नादरीन कि भारत 2 फ्रंट हमारे लिए गर्म कर गया है। एक अफगान बॉर्डर, अफगान तालिबान नादरीन बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। कोई अभी तक एक ऐसा मैकेनिज्म कि जो सारी सूरत-ए-हाल को, सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल को मॉनिटर करे, उसके ऊपर आकर वो अग्री नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की डिमांड पड़ेंगे। दूसरी तरफ भारत नादरीन बाकायदा से बिल्ड कर रहा है, पाकिस्तानी बॉर्डर्स के साथ एक्सरसाइज करवा रहा है अपनी मिलिट्री की, अपनी फौज की। भारत के अंदर इंतखाबात होने नवंबर में, उसके बाद फिर चंद महीनों के बाद फिर 2-3-4 बल्कि 5 रियासतों के अंदर इंतखाबात होने वाले। तो भारत नादरीन और बीजेपी इंतखाबात के अंदर, इलेक्शंस के अंदर जा रही है एक हजीमत के साथ, एक दर्द के साथ, एक जख्म के साथ, एक शर्मिंदगी के साथ कि पाकिस्तान ने उन्हें पेला है, मारा है। और ऐसे टाइम में नादरीन नजर आ रहा है, एमिनेंट है, बल्कि तारीखें दी जा रही हैं कि कोई
پاکستان کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے, حملہ ہو سکتا ہے, اور ایسے ٹائم میں ہماری سمجھداری دیکھیں کہ جناب ہم کس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں, اور ہم ایک صوبے کو, وہاں کی گورنمنٹ کو, وہاں کے چیف منسٹر کو ہم کارنر کر رہے ہیں. ناظرین یہ بات سمجھے کہ سہیل آفریدی کی جو شخصیت ہے, یہ جو گفتگو بات چیت کر رہا ہے, اور پی ٹی آئی جس طریقے سے بہیو کر رہی ہے, یہ ناظرین بڑا واضح ہو چکا ہے کہ وہ کلیئر کر چکے ہیں جناب اب کوئی ڈر خوف نہیں. یعنی سہیل آفریدی کا تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ جناب وہ کے پی کے گورنمنٹ کو وہ کنسیڈر ہی نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے گورنمنٹ چلی جائے بھاڑ میں جائے, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور نہ ہی عمران خان ناظرین فرینکلی کنسیڈر کر رہا ہے کہ گورنمنٹ چلی جائے گی, گورنر راج لائے, ہی ڈونٹ کیئر بالکل. اور یہی چیز سہیل آفریدی میں بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ بالکل خیال ہے, انہیں کوئی مسئلہ نہیں. حبیب اکرم صاحب کا میں چند دن پہلے تجزیہ سن رہا تھا ناظرین, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اس فیز میں آ چکی ہے کہ جہاں پر اب وہ بلا رہی ہے کہ آؤ ہمیں مارو, ہمیں مارو. یعنی وہ اتنی مار کھا گئی ہے, اتنی مار کھا گئی ہے, اتنی زیادہ زخم اسے لگ گئے ہیں کہ اب وہ امیون ہو چکی ہے. اتنی مار کھانے کے بعد تحریک انصاف ناظرین امیون ہو چکی ہے, اور وہ کہہ رہے کہ مزید مارو, لیکن اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, اب ہم کسی بھی طرح سے بیک فٹ پر نہیں جائیں گے, اب ہم مزید ایڈوانس کریں گے, مزید سامنے آئیں گے, مزید ہم فیس آف والی سچویشن میں جائیں گے, تو جو کرنا ہے تو کریں. ہم انٹرنیشنلی ناظرین بہت ساری چیزوں کے اندر دنیا ہمیں امپورٹنس دے رہی ہے. ٹرمپ غیر ضروری طور پر پتہ نہیں کیوں ہمیں چومے جا رہا ہے, اور پتہ نہیں کیوں چوم رہا ہے, بلکہ چومنا تو کیا اس سے بھی آگے چلا گیا. آج پھر اس نے گفتگو کی ہے, اس نے کہا کہ فیلڈ مارشل اینڈ پرائم منسٹر زبردست لوگ ہیں, میں جب دل کرے گا افغان جنگ رکوا سکتا ہوں, مجھ سے زیادہ جنگیں کسی نے نہیں رکوائی, لہٰذا جنگ رکوانا میرے بھائی چٹکی میرے بھائی ہاتھ کا کھیل ہے. میں جب دل کرتا ہوں صبح اٹھتا ہوں 2 جنگیں رکواتا ہوں, رات کو 2 رکواتا ہوں, 2 دن میں رکواتا ہوں, میں جنگیں رکواؤں گا جناب. تو وہ اس نے یہ بڑھ کے شڑکیں ماری ہیں. اب ناظرین ٹرمپ کا ایک انٹرسٹ ہے اس ریجن میں, بھگرام ایئر بیس اسے چاہیے, چائنا کو مانیٹر کرنے کے لیے پاکستان کے کریٹیکل منرلز اسے چاہیے, بڑا واضح ہے. اسے ایک اور بیس چاہیے جو ایران کو مانیٹر کرے, دیٹس اٹ. یہ اس کا انٹرسٹ ہے. وہ ایک تاجر ہے, وہ ایک تجارتی بندہ ہے, وہ بنیا ہے, وہ دکاندار ہے, ٹھگ ہے. دا آرٹ آف ڈیل اس کی کتاب پڑھیں, وہ اسی طرح سے ہینڈل کرتا ہے, اسی طرح سے ڈیل کرتا ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے ناظرین بہت سارے حوالوں سے انٹرسٹ ہیں, بلکہ چائنا کے ساتھ سروائیول ہے ہمارا, اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. سو وی ہیو ٹو بیلنس دس. یعنی ہم نے اس ڈپلومیسی کو, ان دونوں تعلقات کو, یہ ایک بڑی باریک لائن ہے جسے بیلنس کرنا ہے. لیکن یہ بیلنس کیا ناظرین ایسی صورتحال کے اندر ہو سکتا ہے جہاں پر انٹرنلی پولرائزیشن ہو, جہاں پر 2 سی ایم آپ کے خطرے میں ہوں. ایک طرف مریم نواز آپ کے خطرے میں ہو, آپ اس کی سیکیورٹی انہینس کر رہے ہیں چونکہ جو کچھ مریدکے میں ہوا, جو ٹی ٹی پی یا افغان طالبان یا جو بھی صورتحال بنی ہوئی ہے, اور دوسرا سہیل آفریدی ناظرین کلیئرلی نظر آ رہا ہے, بڑا ایویڈنٹ ہے کہ وہ نوجوان تھریٹ میں ہے, وہ نوجوان خطرے میں ہے, کیونکہ جو گفتگو اور بات چیت وہ کر رہا ہے, اور جن جگہوں کے اوپر جا کر وہ گفتگو اور بات چیت کر رہا ہے, وہاں پر اس کی جان کو خطرہ ہے. تو ایک ملک ناظرین جو کہ میسیولی پولرائزڈ ہے اس وقت, جہاں پر پروونس اور وفاق آپس میں لڑے ہوئے ہیں, جہاں پر اس کے دونوں طرف کا بارڈر گرم ہے, جہاں پر آپ کے 2 چیف منسٹرز خطرے میں ہیں, کیا ہم اس ساری چیز کو بیلنس کر سکتے ہیں؟ ہمیں ریوزٹ کرنے کی ناظرین بہت ساری چیزوں کو ضرورت ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.